आज की ये जो कहानी है वो मयंक की है। मयंक वैसे तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, पर यह घटना उन दिनों की है जब मयंक को बेंगलोर में नई नई एक नौकरी मिली थी। बहुत सी उम्मीदें और सपने आंखों में लिए मयंक ने बेंगलोर की ओर प्रस्थान किया और स्टेशन पर उतरकर उन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी लेकर वो जा पहुंचे अशोकनगर। अशोकनगर वो जगह थी जहां पर मयंक की कंपनी ने उन्हें टेम्पररी तौर पे एक गेस्ट हाउस दिया था। ये गेस्ट हाउस उन्हें तब तक के लिए मिला था जब तक वो बेंगलोर में अपने लिए एक नया ठिकाना नहीं खोज लेते। खैर, मयंक पहुंचे गेस्ट हाउस में, उन्होंने सामान जमाया और नाश्ता करके ऑफिस चले गए। ऑफिस जाकर उन्होंने ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके थोड़ा बहुत उन्होंने काम भी किया और काम करके अपना दिन ख़त्म करके वो शाम को दोबारा गेस्ट हाउस पे लौटे। गेस्ट हाउस लौटकर थके हुए मयंक ने खाना खाया और इस उम्मीद में बिस्तर पर लेट गए कि उन्हें लेटते ही नींद आ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। थोड़ी देर में मयंक नींद की आगोश में फिसल गए, पर थोड़ी ही देर में थके हुए मयंक एकाएक उठे और उन्होंने पाया कि जैसे उनका दम घुट गया हो। खैर, उठकर मयंक ने घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 3:30 बज रहे थे। उनके माथे पे पसीना आया हुआ था और उनकी सांसें भी उखड़ी हुई थी। मयंक को ऐसा लग रहा था कि मानो किसी तकिए नुमा चीज से उनकी सांस रोकने की कोशिश कोई कर रहा हो। खैर, कांपते हुए हाथों से मयंक ने अपने सिरहाने पड़े पानी के जग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और ग्लास में पानी डालकर एक सांस में ही पूरे ग्लास का पानी खत्म कर गए। थोड़ी देर में जब सांसें उनकी नॉर्मल हुई तो वो बालकनी की ओर चले गए। बालकनी में टहलते हुए मयंक का मन बड़ा बेचैन सा था। दरअसल मयंक की नींद टूटने के पीछे वजह था एक सपना। हालांकि मयंक बहुत पुख्ता तौर पे याद नहीं कर पा रहे थे कि वो सपना आखिर था क्या, लेकिन जो 3-4 चीजें रह रहकर उनके जहन में कौंध रही थी, वो उनमें से एक थी एक लाल कलर का प्रिंटेड गद्दा। दूसरा था एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पे 3-4 नाखूनों के निशान थे। तीसरा था एक सफ़ेद साड़ी में औरत जो बड़ी ज़हीन तरीन उर्दू में उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। पर मयंक इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि वो औरत उनसे क्या कहना चाह रही हो, उनकी नींद एकाएक टूट गई। और इस पूरे सपने के दरमियान मयंक ने एक चीज़ और जो महसूस की वो ये थी कि उनका दम किसी ने घोंट रखा हो। बहुत चाह कर भी वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांस ले नहीं पा रहे थे। खैर, इस उधेड़-बुन में कब समय बीता और सुबह के 8 बजे मयंक को पता नहीं चला। घड़ी के इशारा करते ही मयंक तैयार हुए और अपने ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी थी, इसीलिए वो थोड़ा समय से पहले ही निकल गए। खैर, एक बार ऑफिस पहुंचने के बाद मयंक का मन काम में रम गया और कैसे पूरा दिन निकला मयंक को पता नहीं चला। पिछले दिन की तरह ही मयंक थक कर रूम पर लौटे, खाना खाया रात का और बिस्तर पर लेट गए, इस उम्मीद में कि कई दिनों की थकावट के कारण आज उन्हें अच्छे से नींद आएगी। और ऐसा हुआ भी। बिस्तर पर लेटते ही मयंक को तुरंत नींद आ गई। पर इस रात पे फिर वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। मयंक कुछ देर सोए ही थे कि उनकी नींद फिर उचट गई। हड़बड़ी में उठकर मयंक ने घड़ी में समय देखा तो फिर रात के 3 बज रहे थे और उनकी हालत भी ठीक वही थी जो पिछली रात थी। माथे पे पसीना और सांसें उखड़ी हुई। बदहवासी में मयंक पानी की जग की ओर लपके ग्लास में पानी डाला और एक सांस में ही पानी को खत्म कर गए और पानी पीने के बाद तेजी से कमरे के अंदर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्होंने फिर समय काट दिया। ऑफिस जाने का समय आया और फिर ऑफिस चले गए। यही क्रम लगभग 5-6 दिन मयंक के साथ होता रहा।
होता यूं कि मयंक रोज थक कर ऑफिस से आते इस उम्मीद में कि आज एक अच्छी नींद लेकर सोएंगे। नींद आती और एकाएक रात के 3 से 4 बजे के बीच उनकी नींद उचटती और उठते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे उनका किसी ने दम घोट रखा हो। बेचैनी से टहलते हुए समय काट देते और समय काट कर फिर ऑफिस चले जाते। इन्हीं जद्दोजहद में करीब 5-6 दिन का समय बीत गया और फिर आखिरकार मयंक को अपना आशियाना उस शहर में मिल गया। तो फिर मयंक ने उस गेस्ट हाउस को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर अपने नए आशियाने की ओर चले गए, जो बेंगलोर के दूसरे कोने में स्थित था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। खैर, मयंक नए जगह पर शिफ्ट हुए तो वो मसरूफ़ हो गए अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करने में, और मसरूफियत के बीच जो ये सपना आने का दौर था ये ख़त्म हो गया। देखते ही देखते मयंक के लिए वो लाल छींट वाला गद्दा, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वो दम घुटना और वो लकड़ी का टुकड़ा जिस पर नाखून के निशान थे, आई गई सी बात हो गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मयंक ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन बैठे बैठे मयंक टीवी के चैनल पलट रहे थे, तभी उनकी नज़र रुकी डिस्कवरी चैनल पर। रात का वक्त था और उस रात डिस्कवरी चैनल पर एक शो आ रहा था। आई गेस आप सब में से कईयों ने उस शो का नाम सुना भी होगा। वो शो और कोई नहीं बल्कि इंडिया इन्वेस्टिगेट्स था। संयोगवश इंडिया इन्वेस्टिगेट्स में उस रात जो केस दिखाया जा रहा था वो बेंगलोर शहर से ही संबंधित था। वो केस जो था दरअसल मैसूर राजघराने के दीवान के परिवार से संबंध रखने वाली एक महिला का था। उन महिला का नाम था शाकरे खलीली। शाकरे खलीली की शादी हुई थी स्वामी श्रद्धानंद नाम के एक व्यक्ति से, इस उम्मीद में कि स्वामी श्रद्धानंद के जरिए उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि शाकरे खलीली चाहती थी कि उनके वंश में एक लड़का हो जो आगे चलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। खैर, एक दिन खबर आई कि शाकरे खलीली एकाएक लापता हो गई हैं। उनके परिवार ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अंत में नाकामी ही उनके हाथ लगी। पर शाकरे खलीली की जो बेटी थी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। चूंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था चीज़ों का, ऐसे में पुलिस को इस बात के लिए मनाना कि वो कोई एक्शन ले बहुत मुश्किल काम था। पर उनकी बेटी ने हार नहीं मानी और कोर्ट के ज़रिए लड़ाई लड़कर उन्होंने पुलिस को इस बात पे राज़ी किया कि वो शाकरे खलीली के पति स्वामी श्रद्धानंद को शक के दायरे में लाकर जांच करे। खैर, कोर्ट से आदेश आने के बाद आखिरकार पुलिस ने शाकरे खलीली के पति स्वामी श्रद्धानंद को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो एक दिन एकाएक पुलिस की टीम स्वामी श्रद्धानंद को लेकर शाकरे खलीली के घर पहुंची। स्वामी श्रद्धानंद पुलिस को लेकर अपने घर के आंगन में जाता है। आंगन में जाकर वो चौक से एक बड़ा सा स्क्वायर बनाता है और तुरंत पुलिस उस स्क्वायर के घेरे के भीतर खुदाई करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर खुदाई चलती है और ज़मीन के भीतर से निकलता है एक लकड़ी का बड़ा सा ताबूत। उस ताबूत को खोला जाता है। सबसे पहले तो पुलिस देखती है कि उस ताबूत के ढक्कन के जो भीतरी भाग था उसके ऊपर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से उस ताबूत के ढक्कन को खुरचने की कोशिश की हो। खैर, पुलिस ये भी देखती है कि उस ताबूत के भीतर एक लाल रंग का प्रिंटेड गद्दा था और गद्दे के भीतर जो था एक कंकाल था। वो कंकाल जो था वो किसी और का नहीं बल्कि शाकरे खलीली का ही था। दरअसल पुलिस हिरासत में
स्वामी श्रद्धानंद ने इस बात को कबूला था कि उसने शाकरे खलीली से इस बात के लिए शादी की थी कि वो तंत्र मंत्र के जरिए उनके लिए एक पुत्र की प्राप्ति करवाएगा। चूंकि स्वामी श्रद्धानंद तांत्रिक था और बड़े बड़े परिवारों में उसकी जान पहचान थी, ऐसे में शाकरी खलीली जी ने भी उन पर भरोसा कर लिया। खैर, कुछ समय बीता और स्वामी श्रद्धानंद और उनकी पत्नी शाकरे खलीली में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि उनकी पुत्र की प्राप्ति में समय क्यों लग रहा है। इसी बीच स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी नज़र शाकरे खलीली की संपत्तियों पर थी, उसने योजना बनाई कि क्यों ना शाकरे खलीली को रास्ते से हटाकर उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसे में एक दिन जब स्वामी श्रद्धानंद और शाकरे खलीली जी में झगड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना अब अपने प्लान को अमली जामा पहनाया जाए। तो उसने तुरंत एकाएक घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और शाम को अपनी पत्नी को मनाने के बहाने उसके पास गया और काफ़ी देर मान मनोबल के बाद उसने शाकरे खलीली को मना लिया। फिर उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद रसोई में गया। रसोई में उसने अपनी पत्नी के लिए चाय बनाई और चाय दी। चाय पीते ही उनकी पत्नी शाकरे खलीली सो गई। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ी चालाकी से चाय बनाते हुए उसके भीतर कुछ नशीली गोलियां मिला दी थी और उस नशीली दवाओं से युक्त चाय को पीते ही शाकरे खलीली बेहोश हो गई। मौका पाते ही स्वामी श्रद्धानंद ने शाकरे खलीली को एक लाल रंग के गद्दे में लपेटा और गद्दे को एक ताबूत के भीतर रखकर उसे घर की पीछे के आंगन में दफना दिया। दफनाने के बाद उसने बड़ी चालाकी से उसके ऊपर महंगी टाइल्स लगवा दी और सब कुछ ऐसा हो गया कि मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। यानी कि शाकरे खलीली को जिंदा दफना दिया गया था उनके ही घर के आंगन में उनके पति के द्वारा। टीवी पर इंडिया इन्वेस्टिगेट्स का ये पूरा एपिसोड देखकर एकाएक मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। मयंक को एकाएक याद आया वो सपना जो वो उन्हें उन दिनों आया करता था जब वो अशोक नगर के उस गेस्ट हाउस में रह रहे थे। मयंक को एकाएक याद आया है कि अभी अभी टीवी पर इंडिया इन्वेस्टिगेट्स के उस एपिसोड में उन्होंने जो लाल गद्दा देखा, जो लकड़ी के ऊपर नाखून के निशान देखे, जो सफ़ेद साड़ी पहनी औरत देखी और जो दम घुटने वाली चीज़ थी, वो सब कुछ वही था जो शाकरे खलीली के साथ असल में घटा था। शो देखने के बाद मयंक एकाएक बेचैनी के भाव से भर गए। वो बार बार उस शो में दिखाई बातों को भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बातें थी उनके जहन से जाने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, मयंक ने सोचा कि हो सकता है एक इत्तेफाक हो और एक दो दिन में बात उनके जहन से निकल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मयंक चाहे सो रहे हों, चाहे खा रहे हों, चाहे अपना काम कर रहे हों, चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हों, वो बात रह रहकर उनके जहन में कौंध रही थी और उन्हें परेशान कर रही थी। एक दिन मयंक ने सोचा कि क्यों ना जाकर उस जगह को देखा जाए जो उस शो में दिखाई गई थी और जहां पर शाकरे खलीली को जिंदा दफनाया गया था अपने पति के द्वारा। खैर, चूंकि वो जो पता था जो उस शो में दिखाया गया था मयंक ने नोट कर लिया था और वो था भी अशोक नगर में, जिस इलाके से मयंक परिचित थे। तो मयंक एक दिन बाइक उठाकर निकल पड़े उस प्रॉपर्टी के तलाश में जहां पर ये सब कुछ घटा था। कुछ देर ढूंढने के बाद मयंक उस जगह पर पहुंचे और उस घर के बाहर खड़े होकर बड़े ही बेचैनी के भाव से उस घर को निहारने लगे। पर उनके होश तब फाख्ता हुए जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा। दरअसल मयंक जब पीछे पलटे तो उन्होंने पाया कि उनका जो गेस्ट हाउस था, जहां पर वो
अपने शुरुआती दिनों में बेंगलोर में आने के बाद रहे थे, वो ठीक उस घर के सामने था जहां पर शाकरे खलीली को उनके पति द्वारा जिंदा दफनाया गया था। ये देखकर एकाएक मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब कुछ देखकर अब उन्हें थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि वो जो सपना उन्हें उन दिनों आया करता था जिसमें वो उन्हें लाल गद्दा दिखता था, वो सफेद साड़ी पहनी औरत उनसे कुछ कहने की कोशिश करती थी, वो आखिर क्या था। खैर, अजीब बात यह थी कि मयंक को ये सपना सिर्फ तब तक आया जब तक वो उस गेस्ट हाउस में रहे जो उस घर के ठीक सामने था जहां पर शाकरे खलीली को जिंदा दफनाया गया था। और जैसे ही वो गेस्ट हाउस छोड़कर अपने नए आशियाने में शिफ्ट हुए, एकाएक उन्हें वो सपना आना बंद हो गया। खैर, मयंक का सपना सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई बात थी जो शाकरे खलीली मयंक के जरिए कहना चाह रही हूं, जो वो अपने अंतिम समय में ना कह पाई हूं। आखिर ये सब क्या था, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। शब्बा खैर।